सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम इस वीडियो में बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर का जो आपका सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ, उसका 2024 का रीसेंट जो क्वेश्चन पेपर आया था उसका सेक्शन सी डिटेल में सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि सेक्शन सी से आपको कौन कौन से क्वेश्चन आंसर्स बने थे और इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हुए चलेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियोज़ पसंद आती है तो लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ इनको शेयर भी करना है, सो दैट बाकी के सेक्शंस जो सेक्शन बी और सेक्शन ए है वो भी आए एंड अदर सब्जेक्ट्स है जो उनकी भी वीडियोस आए। तो आपको रिस्पांस देना है, यहाँ से वीडियोस क्या है आपको मिल जाएंगी। एंड अगर आपको कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई पर्टिकुलर टॉपिक चाहिए तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में आप लिख देना और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ओके, एंड टेलीग्राम का लिंक भी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी अपडेट या वीडियो बनती है सबसे पहले उसको वहाँ पे शेयर कर दिया जाता है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन पेपर करना सॉल्व, जिसमें हम सेक्शन सी से हमने स्टार्ट किया है। ठीक है, क्योंकि सेक्शन सी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स हैं इनमें बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि ये वाले क्वेश्चंस करवा दो, इसीलिए हम सेक्शन सी सबसे पहले कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन आया था आपको, एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948 रिलेटिंग टू सेफ्टी ऑफ वर्कर्स। तो आपको बताना है कि जो हमारा फैक्ट्रीज एक्ट 1948 है इसके अंदर कौन कौन से प्रोविजंस दिए गए हैं सेफ्टी ऑफ वर्कर से रिलेटेड। जो वर्कर है उसकी सेफ्टी से रिलेटेड कौन कौन से प्रोविजंस हमारे फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में दिए गए हैं वो आपको बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्लियर है। अब हम देखते हैं आंसर कि आंसर कैसे करना है या कौन कौन से प्रोविजंस मेंशन्ड है। हाँ जी, तो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 ने वर्कर्स की सेफ्टी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स बनाए हैं। ये रूल्स इंश्योर करते हैं कि जो फैक्ट्री का इन्वायरमेंट है वो सेफ हो और कोई एक्सीडेंट वहाँ पे ना हो काम करते दौरान। तो इंपॉर्टेंट सेफ्टी प्रोविजंस अगर हम देखना चाहें तो सबसे पहला है फेंसिंग ऑफ मशीनरी। दैट मीन्स डेंजरस मशीनरीज होती हैं जो, या डेंजरस मशीन्स होती हैं जो, उनको प्रॉपर तरीके से कवर किया होना चाहिए, फेंस होना चाहिए उसमें। ठीक है, ये ज़रूरी है ताकि कोई उनसे मतलब किसी को चोट ना लग जाए उनसे। ठीक है, सेकंड पॉइंट है वर्क और नियर मशीनरी इन मोशन। तो इसमें क्या बोला है कि जो मूविंग मशीन्स है ना उसके आसपास क्या है, अगर हम काम करने की बात करें तो सिर्फ ट्रेंड और जो अडल्ट लोग हैं वही मूविंग मशीन्स के आसपास क्या है काम कर सकते हैं, यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, तो आप देख लो यहाँ पे क्या लिखा है, ओनली ट्रेंड अडल्ट्स जो हैं वो क्या है, जो मूविंग मशीन्स होती हैं उनके नियर बाय क्या है काम कर सकते हैं, सो दैट प्रॉपर सेफ्टी मेजर क्या है लिए गए हों, उनके द्वारा भी जो काम कर रहे हैं उनके द्वारा भी क्या है प्रॉपर सेफ्टी मेजर लिया गया हो। थर्ड पॉइंट है आपका एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन्स ऑन डेंजरस मशीन्स। तो इसमें क्या बोला है कि जो भी डेंजरस मशीन्स हैं उस पर क्या है यंग वर्कर्स क्या है काम करेंगे। तो यंग वर्कर्स को सिर्फ ट्रेनिंग और सुपरविजन के साथ ही डेंजरस मशीन के आसपास क्या है काम कराया जा सकता है। सबसे पहले तो क्या है ऐसे कोई भी काम नहीं कर सकता, वही लोग काम कर सकते हैं डेंजरस मशीन के आसपास जिनको प्रॉपर ट्रेनिंग दे रखी है, जिनको एक्सपीरियंस है और सुपरविजन के अंडर क्या है वो वहाँ पे काम करने वाले हैं। फोर्थ पॉइंट है आपका स्ट्राइकिंग गियर एंड डिवाइसेस फॉर कटिंग ऑफ पावर। इसमें क्या बोला है कि स्विच ऑफ सिस्टम क्या है इमरजेंसी के लिए वहां पे होना चाहिए। हर मशीन पर इमरजेंसी में बंद करने का सिस्टम होना चाहिए कि अगर कुछ भी होता है तो इमरजेंसी में तुरंत कैसे उस मशीन को सिस्टम को हम ऑफ कर सके, तो ये वाला मेजर भी वहां पे होना चाहिए। फिर आपका पॉइंट है सेल्फ एक्टिंग मशीन्स। इसमें क्या बोला है, मशीन्स जो ऑटोमेटिकली मूव करती हैं उनका डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए कि वर्कर को चोट ना लगे। ठीक है, तो मशीन शुड बी डिज़ाइन इस तरीके से डिज़ाइन की जाए कि कोई इंजरी ना आए जब भी क्या है अगर वो सडनली मूव करती है। नेक्स्ट है आपका केसिंग ऑफ न्यू मशीनरी। तो इसमें क्या बोला गया है, नई मशीनरी का केसिंग, नई मशीनरी का प्रॉपर केसिंग होना चाहिए। ठीक है, सेफ्टी के लिए प्रॉपर तरीके से ये कह लो कि जो भी उसके आसपास लगा होना चाहिए वो होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रोहिबिशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन नियर कॉटन ओपनर्स। तो इसमें क्या बोला है कि ये बहुत ही डेंजरस होता है। ठीक है, कि इसीलिए लॉ ने क्या है इसे मना किया है कि जो वुमेन और चिल्ड्रन हैं तो वो क्या है कॉटन ओपनर के मशीन के आसपास काम नहीं करेंगे। ओके, नाउ एट्थ पॉइंट है आपका प्रिकॉशंस अगेंस्ट फायर। फैक्ट्री में फायर एग्जिट होता है जो, और वो होना चाहिए, अलार्म होना चाहिए एंड फायर एक्सटिंग्विशर भी होने चाहिए। ठीक है, तो जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं वो भी क्या है होने चाहिए, सो दैट अगर इमरजेंसी केस हो तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल हों। तो ये जितने भी हमने पॉइंट्स पढ़े ये रूल्स इंश्योर करते हैं कि जो फैक्ट्री है उसका काम सेफ तरीके से हो। ठीक है, एंड प्रॉपर तरीके से चले, वर्कर की क्या है प्रॉपर सेफ्टी को क्या किया जाए इंश्योर किया जाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था, व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948 रिलेटिंग टू रेगुलेशंस ऑफ वर्किंग आवर ऑफ अडल्ट। तो अभी भी देखो आपसे प्रोविजन पूछे हैं फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के, बस किससे रिलेटेड, रेगुलेशन ऑफ वर्किंग आवर्स की, जो अडल्ट के वर्किंग आवर्स होते हैं, काम करने के आवर्स होते हैं, उनके रेगुलेशन के रिलेटेड जितने भी जो पॉइंटर्स हैं, प्रोविजंस हैं, वो आपको एक्सप्लेन करने हैं। तो होप क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। अब हम बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। तो आंसर में क्या कि जो फैक्ट्रीज एक्ट है उसने अडल्ट वर्कर के काम करने के जो आवर्स होते हैं उनको रेगुलेट करने के लिए कुछ प्रॉपर रूल्स बनाए गए हैं। उसी के अकॉर्डिंग क्या है हमें देखना होता है, रेगुलेट करना होता है। सबसे पहला पॉइंट है मैक्सिमम वर्किंग आवर्स। तो अडल्ट वर्कर हर वीक में मैक्सिमम 48 आवर्स और हर दिन में 9 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं कर सकता, ये प्रॉपर तरीके से रूल में मेंशन्ड है। नेक्स्ट है आपका रेस्ट इंटरवल। इसमें बोला है कि रेस्ट ब्रेक के बारे में बताया, हर 5 घंटे का कॉन्टिन्यूस काम जब अब कर रहा है कोई बंदा तो उसके बाद उसको 30 मिनट का ब्रेक जरूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है वीकली हॉलीडेज। हर वर्कर को हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए और वो यूजुअली संडे होती है, ठीक है। फिर है ओवर टाइम का पैसा, ठीक है। तो ओवर टाइम वेजेस, अगर कोई वर्कर एक्स्ट्रा काम करता है लाइक मोर देन 9 आवर करता है, ठीक है, 9 आवर करता है एक दिन में या फिर 48 आवर करता है वीक में, तो उसे क्या है डबल वेजेस मिलती है या फिर जो भी ओवर टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। फिर है नाइट शिफ्ट्स। तो नाइट शिफ्ट के बाद कम से कम 12 घंटे का रेस्ट क्या है एक वर्कर को मिलना ही मिलना चाहिए, तो उसके बारे में भी बताया गया है। फिर है स्प्रेड ओवर। स्प्रेड ओवर इसमें बोला है पूरे दिन में काम प्लस ब्रेक का टोटल समय 10.5 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक्सेप्शन है इसमें 12 आवर्स, ठीक है। विद अप्रूवल भी हो सकता है, इसको एक्सटेंडेड किया जा सकता है। तो ये जो रूल्स हैं ये क्या है उस अकॉर्डिंग बनाए गए हैं कि भाई आप कैसे, मतलब कि कोई किसी वर्कर को क्या है ज़्यादा काम ना करवाए एंड इनफ रेस्ट भी उनको क्या है मिलता रहे टाइम टू टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द वेरियस मेथड्स फॉर द सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। तो यहाँ बोला है कि कौन कौन से मेथड्स हैं, ठीक है, जिसके थ्रू आप सेटलमेंट कर सकते हो जो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो जाते हैं। किसके अंडर, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंडर जो भी मेथड्स हैं वो बताओ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो हमारा जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 है इसने बहुत सारे मेथड्स आपको बताए हैं कि इनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, सेटल कर सकते हो डिस्प्यूट जो भी एम्प्लॉयर या वर्कर के बीच में हो चुका है। तो जिसमें सबसे पहला पॉइंट है वर्क्स कमिटी। तो वर्क कमेटी की बात करें तो 100+ एम्प्लॉयज़ वाली फैक्ट्री में एक जॉइंट कमेटी होती है जिसमें एम्प्लॉयर प्लस एम्प्लॉय मिलके क्या होते हैं, वो छोटी मोटी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इसके थ्रू आप कर सकते हो सॉल्व, डे टू डे इश्यूज होती हैं जो, ठीक है। नेक्स्ट है कंसिलिएशन। तो ये कंसाइलेशन में क्या होता है कि गवर्नमेंट एक कंसाइलेशन ऑफिसर होता है जो, ठीक है, उसको अपॉइंट करता है जो दोनों पार्टीज को मतलब मिलाकर समझाता है, ठीक है, उनके बीच में क्या है समझौता करवाता है। नेक्स्ट है आपका वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन। तो इसमें क्या होता है कि दोनों पार्टी मिलके किसी थर्ड पर्सन जो आर्बिट्रेटर होता है उसको अपॉइंट करते हैं और वो क्या है डिस्प्यूट को सॉल्व करता है, उसका सॉल्यूशन निकालता है। नेक्स्ट है आपका 4th पॉइंट है एडजुडिकेशन। ठीक है। तो अगर जो डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व नहीं होता है कंसाइलेशन से तो वो जो मैटर है उसको रेफर कर दिया जाता है लेबर कोर्ट में, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में या फिर नेशनल ट्रिब्यूनल में। तो ये लीगल बॉडीज हैं जो क्या है अगर इन्होंने डिसीजन दिया तो वो बाइंडिंग डिसीजन होगा उस डिस्प्यूट पे। फिर आता है कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो यहाँ पे क्या है कलेक्टिव बार्गेनिंग, जो वर्कर्स हैं, ठीक है, और एम्प्लॉयज़ हैं या एम्प्लॉयर हैं जो, वर्कर और एम्प्लॉयर हैं जो, वो अपनी रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू नेगोशिएट करते हैं और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये जितने हमने 5 मेथड्स पढ़े हैं ये क्या है, इसके थ्रू आप डिस्प्यूट को पीसफुली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एंड क्या है जैसे स्ट्राइक या लॉकआउट की जो सिचुएशंस होती हैं इनको अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था, हाउ आर अवार्ड्स पब्लिश्ड एंड व्हेन डू दे बिकम इनफोर्सिएबल, कि कैसे जो अवार्ड्स हैं वो पब्लिश्ड किए जाते हैं एंड कब ये क्या है इनफोर्सिएबल होते हैं। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के अगर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो अवार्ड्स का क्या मतलब होता है कि अवार्ड का मतलब होता है कि लेबर कोर्ट या ट्रिब्यूनल का फाइनल डिसीजन, ठीक है, तो जो भी उन्होंने दिया है वो फाइनल डिसीजन है। पब्लिकेशन ऑफ अवार्ड की बात करें तो जब कोर्ट डिसीजन देता है तो गवर्नमेंट उस अवार्ड को क्या है ऑफिशियल गैजेटी में पब्लिश करती है विदिन 30 डेज। फिर आता है इन्फोर्सिबिलिटी। तो इन्फोर्सिबिलिटी में बोला गया है कि अवार्ड उसके पब्लिश होने के 30 दिन बाद ऑटोमेटिकली इन्फोर्सिएबल बन जाएगा, ठीक है। हाउएवर जो गवर्नमेंट है वो पोस्टपोन कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है अवार्ड को, ठीक है, अगर वो अफेक्ट करता है कोई अलग मैटर्स को। नेक्स्ट है आपका बाइंडिंग इन नेचर। तो एक बार अगर इन्फोर्सिएबल हो जाता है अवार्ड तो जो अवार्ड है बाइंडिंग इन नेचर हो जाता है बोथ पार्टीज के लिए, चाहे वो एम्प्लॉयर है चाहे वो वर्कर है, एटलीस्ट
1 ईयर के लिए, ठीक है। ये जो प्रोसेस है ये इंश्योर करती है कि अच्छी तरीके से क्या है, जो भी काम है वो तरीके से काम हो, एंड जो बोला गया है वो क्या है, प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट भी हो, ठीक है। तो उसके बाद ये थे हमारे क्वेश्चन जो आपको क्या है सेक्शन सी से आए थे। तो होप आपको पता लगा होगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, ठीक है, किस किस तरीके से आपको करना है। तो जो आपका फैक्ट्रीज एक्ट है उसको तो प्रॉपर करके ही जाना है। 2 क्वेश्चंस आ चुके हैं, आपको प्रोविजंस के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको प्रोविजंस जो हैं वो सारे अच्छे से करके जाने हैं, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन बी के साथ, फिर सेक्शन ए भी करेंगे। तो होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब कर देना।